2030 के भारत के लक्ष्य को लेकर हम चल रहे हैं और इस लक्ष्य के अंतर्गत हम 3 मुद्दों पर बात करते हुए आ रहे हैं। गरीबी, भुखमरी और शिक्षा। इन 3 मुद्दों पर हम लगातार नए नए चेहरों से बात कर रहे हैं और आज भी हमारे साथ एक नया चेहरा मौजूद है। जो हमारे साथ मौजूद है उनके बारे में बता दूं आपको कि वो ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के प्रेसिडेंट हैं और ऑल इंडिया तांजिम उलेमा ए इस्लाम के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं। हमारे साथ मौजूद है जनाब मौलाना शाहबुद्दीन रज़वी। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप हमारे साथ जुड़े और आपने हमें अपना समय दिया। जिस तरह से सर हम क्योंकि 2030 के भारत का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, 2030 के भारत पर बात करें तो मैं सबसे पहला और सबसे अहम सवाल आपसे यही करना चाहूंगी कि 2030 में आप भारत देश को कहाँ देखते हैं? क्या स्थिति होगी 2030 में भारत देश की? देखिए, हमारा हिंदुस्तान तरक्की की ऊंचाइयों पर जा रहा है और रोज़ बरोज़ इसकी तरक्की हो रही है और ख़ुद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी और उनकी टीम अनथक प्रयास कर रही है, कोशिश में है कि हिंदुस्तान में जो गरीबी है उसको ख़त्म किया जाए और 100% एजुकेशन को लागू किया जाए और रोज़गार की बढ़ोतरी हो, तरक्की हो। और इसके लिए वज़ीर आज़म ने बहुत सारे शुरुआती दौर में जब पहली बार वो प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने हिंदुस्तान के मॉडल का चाइना के मुकाबले में मसनूआत यानी बनाने की चीज़ों के बारे में एक मॉडल पेश किया था। वो उस पर काम तो खैर नहीं हो पाया मगर उसकी ज़रूरत है और उसकी कोशिश की जाना चाहिए। तो मैं देखता हूँ कि 2030 में इंशाल्लाह हिंदुस्तान हमारा ऊंचाइयों की एक अच्छी मंजिल पर होगा, बेहतरीन आला मंजिल पर हिंदुस्तान हमारा पहुंचा हुआ होगा। अब मगर ये है कि वज़ीर आज़म इस बात को 2047 की बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि हम 2047 तक हिंदुस्तान को हम बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा देंगे। अब आपने 2030 की बात की है, अच्छी बात है कि 2047 से पहले 2030 तक हिंदुस्तान हमारा ऊंचाइयों तक पहुंच जाए, जहाँ पर गुर्बत ख़त्म हो जाए, मुफलिसी ख़त्म हो जाए, मिस्कीन, गुरबा, यतामा, मसाकिन, यतीम, बेवा, तलाक़शुदा जो ख़वातीन हैं ये इनकी शरह जो है वो बहुत कम हो, तादाद कम हो जाए तो और ज़्यादा अच्छा है। हमें खुशी होगी कि बेहतरीन होगा अगर 2030 तक इस सारे लक्ष्य हासिल कर लिए जाए, क्योंकि लक्ष्य जो है वो 2030 का मिला है भारत देश को, यूनाइटेड नेशन द्वारा दिया गया है। लेकिन जैसे अभी आपने ही अपने वक्तव्य में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2047 की बात कर रहे हैं, तो आखिर क्यों? जब लक्ष्य 2030 का मिला है तो बात 2047 की क्यों की जा रही है? क्या मतलब 2030 तक का समय कम पड़ रहा है? देखिए, ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि यूनाइटेड नेशन ने 2030 का जब लक्ष्य दिया है तो 2047 की बात हम क्यों कर रहे हैं जी। बहुत अच्छी बात है आपने कही है। ये दरअसल जहाँ तक मैं समझता हूँ ये एक सियासी अमल है उनका और वो एक सियासी नुक्ते नज़र के तहत इस बात को वो कह रहे हैं और इसमें मैं समझता हूँ कि उनकी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो उसका एक नज़रिया है, वो उस नज़रिए की तर्जमानी कर रहे हैं और उस नज़रिए की तर्जमानी के साथ साथ में उन्होंने 1947 के बात कही है, जबकि 1930 तक अपना लक्ष्य पूरा कर देना चाहिए। खैर कोई बात नहीं। एक मशहूर शायर हैं डॉक्टर इकबाल, तो डॉक्टर इकबाल कहते थे अपने स्पीच में जहाँ जहाँ भी तकरीर करते थे या अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे कॉलेजेस में, तो वो इस बात को ज़रूर कहते थे कि ख्वाब ऊंचा देखना चाहिए। तो हमारे प्रधानमंत्री ने ख्वाब ऊंचा देखा है, अल्लाह करे हो जाए। ठीक है सर, ख्वाब ऊंचा नहीं, शायद ख्वाब लंबा देख लिया है, समय काफी ज्यादा बताया जा रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से कई सारे आंकड़े भी दर्शाए जा रहे हैं कि भारत देश लगातार गरीबी की जो दर है उसमें गरीबी कम होती जा रही है भारत देश में। नीति आयोग की भी लगातार रिपोर्ट्स आ रही है, लेकिन उसके बावजूद क्यों हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 114 में से 111वें नंबर पर मौजूद है? अगर लगातार गरीबी कम हो रही है, तो अगर लगातार आंकड़े कम हो रहे हैं, तो फिर क्यों 42 करोड़ देशवासियों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है?
देखिए, ये जो आंकड़ा है कि गरीबी रेखा से हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, ये आंकड़ा सरासर झूठा आंकड़ा। हम देखते हैं कि किसान भूखमरी का शिकार है, शहरों में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, और जो लोग यानी आप इसको कहिए कि जब से नोटबंदी हुई है, फिर उसके बाद में लॉकडाउन हुआ, उसके बाद आमदनी घटती चली गई और खर्चा बढ़ता चला गया। एक आदमी, एक डॉक्टर पहले 50 रुपये फीस लेता था, अब वो लॉकडाउन के बाद से 200 रुपये फीस ले रहा है। जो डॉक्टर 600 रुपये लेता था फीस, वो 800 रुपये ले रहा है। जो 800 रुपये लेता था वो 1200 रुपये ले रहा है। तो अब यानी ये अखराजात तो बढ़े, मगर जो आमदनी थी मजदूरी से ले लीजिए। एक मजदूर जब मजदूरी करता था तो उसको दिन भर की मजदूरी, सुबह 8 बजे जाता है, शाम को 5 बजे अपने घर वापस होता है, तो उसको 300 रुपये मिलते हैं। जब नोटबंदी थी तो भी 300 रुपये मिल रहे थे, और अब जब लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद भी आज की तारीख में उसको 300 रुपया मिल रहे हैं। तो ये बताइए अब उसका घर कैसे चलेगा? जो तेल डॉक्टर मनमोहन सिंह के ज़माने में जो सरसों का तेल 80 रुपये में 60 से 80 रुपये मिलता था, वो आज 200 रुपये से कहीं ज़्यादा आगे बढ़ गया है। तो अब कैसे इस आंकड़ों पर हम यकीन करें? हमारी आंखें इन आंकड़ों पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ी है भारत देश में। और वहीं अगर हम बात करें आमदनी की, तो आमदनी अभी भी वही की वही है। अब एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, आमदनी कम हो रही है, तो इन आंकड़ों पर विश्वास करना कि गरीबी कम हो रही है एक पॉसिबल नहीं है इन आंकड़ों पर विश्वास करना। लेकिन आपके द्वारा तो अभी थोड़ी देर पहले कहा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी ज्यादा प्रयास कर रहे हैं और भारत लगातार प्रगति कर रहा है। अभी आप कह रहे हैं कि वहीं की वहीं स्थिति है, तो फिर क्या समझूंगे? देखिए, जो दूसरे चीजें हैं, एक जैसे एक बहुत अच्छी स्पीच कह लीजिए डॉक्टर मनमोहन सिंह में और हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी में फ़र्क है। वो कुछ लोग प्रैक्टिकल काम करते हैं और बोलते कम हैं, और कुछ लोग बोलते ज़्यादा हैं और प्रैक्टिकल काम उनका कम होता है। तो आज जो है वो शाइनिंग इंडिया का दौर चल रहा है। शाइनिंग इंडिया यानी बेहतरीन लच्छेदार तकरीरें, अच्छा खिताब, अच्छा वक्त, बेहतरीन चीज़ें, मगर प्रैक्टिकल तौर पर ज़मीनी एतबार से कुछ नहीं है। हम तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 10 साल हुकूमत की, और हम ये समझते थे कि जब उनका आखिरी दौर था तो हम ये जिक्र करते थे आपस में कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। अब नरेंद्र मोदी जी आएंगे तो वो महंगाई को कंट्रोल करेंगे, और इस उम्मीद पर लोगों ने उनको सपोर्ट किया और उनको वजीर आजम की कुर्सी पर बिठाया। मगर आते आते जितना वक्त आता गया, बढ़ता गया, तो वो सब तमाम उम्मीदें जो हैं वो उम्मीदों पे पानी फिर गया। अब जो वित्त मंत्री हैं मोहतरमा सीतारमन साहिबा, उनसे किसी ने पूछा कि महंगाई क्यों ज़्यादा है हमारा, तो वो क्या कहते हैं? वो कहती हैं कि डॉलर की कीमत जो है वो बढ़ गई है, डॉलर की कीमत बढ़ गई है। ये क्या जवाब है बताइए? वो वित्त मंत्री हैं, अब डॉलर की कीमत बढ़ गई है, तो इसका मतलब ये सीधे सीधे ये है कि आपका रुपया घटा है। आपका जब रुपया, यानी उसको उर्दू में कहते हैं माशी और इक्तसादी, तो माशी एतबार से, इक्तसादी एतबार से हिंदुस्तान का रुपया नीचे आया, तभी तो डॉलर ऊपर हुआ, और इसी वजह से यहाँ पर जो है वो आर्थिक तंगी आई, और यही वजूहात है कि गुर्बत है। हाँ, कुछ चीज़ों में अच्छा कह सकते हैं, जैसे पेट्रोल है, आजकल पेट्रोल को काफ़ी कंट्रोल कर रखा है, और गैस सिलेंडर है, गैस सिलेंडर पर 50 रुपया कमर्शियल वाले पर, और शायद 150 रुपया यानी घरेलू सिलेंडर पर कमी की है। और ये कमी जो है वो लोकसभा इलेक्शन से 6 महीना पहले से चली आ रही है। अब हम दुआ करते हैं ऐसे ही रहे, चूँकि इलेक्शन हो चुका है और तीसरी बार हमारे वजीर आजम प्रधानमंत्री बन चुके हैं, कहीं फिर उनका नजरे करम अगर पेट्रोल पर और डीजल पर और गैस पर हो गया और इसकी कीमतें बढ़ गई,
तो फिर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है अफरा तफरी मच जाएगी और हिंदुस्तान में लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रधानमंत्री जी से यही कहूँगा कि यथास्थिति बनाए रखें, पेट्रोल डीजल पर गैस पर स्टे देते रहें। जी सर, खैर ये तो देखने वाली बात होगी कि भविष्य में क्या होता है। शिक्षा की बात हम करते हैं क्योंकि शिक्षा भी एक हमारा लक्ष्य है और जाहिर है इस बात से आप भी इत्तेफाक रखते होंगे और सहमत होंगे कि अगर इंसान शिक्षित होगा तो कहीं ना कहीं गरीबी में और भुखमरी में अपने आप को कमी नजर आएगी। तो क्या लगता है आपको भारत देश में इस वक्त जो शिक्षा मिल रही है उसका क्या स्तर है, उसको आप कहाँ मापते हैं और 2030 तक क्या जिस तरह की शिक्षा मिलनी चाहिए देश में, एक बेहतर शिक्षा जिसे हम कह सके, वो शिक्षा मिल पाएगी? देखिए, शिक्षा बहुत अहम है और ये तालीम एक ऐसी चाबी है जिससे तमाम दरवाजे खुलते हैं। सियासत, समाज, मजहब, माशियात, इक़्तिसादियात, जितने भी दरवाजे हैं वो सब तालीम की चाबी से ही खुलते हैं। अगर तालीम याफ्ता आदमी है, मर्द है या खातून है, और तालीम याफ्ता है तो वो अपनी ज़िंदगी खुद बहुत अच्छे से गुजार सकती है और अपने बच्चों की तालीम और तरबियत और परवरिश बहुत अच्छे से कर सकती है और समझ एक बेदार हो जाती है। और मगर जिस तरह काम होना चाहिए उस तरीके से काम नहीं हो पा रहा है। शिक्षा जो है बहुत महंगी हो गई है। उसकी वजह क्या है? जो तालीम याफ्ता नहीं हो पा रहे हैं उसकी वजह महंगाई है। और स्कूलों में एडमिशन बहुत महंगा हो गया है। प्राइवेट स्कूल हैं या जो यूनिवर्सिटियाँ हैं, चाहे वो गवर्नमेंट की हों, सेंट्रल गवर्नमेंट की हों या स्टेट गवर्नमेंट की हों, या प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटियाँ हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं, इसमें आप समझ लिए कि छोटा बच्चा अगर है तो उसकी भी माहाना 5,000 रुपया उसके ऊपर खर्चा होता है। और हर साल एक बच्चा 5 साल से एक स्कूल में पढ़ रहा है, मगर हर साल एडमिशन के नाम पे 15,000 रुपया वसूली शुरुआत में होगी और फिर 12,000 के आसपास उसकी किताबों के नाम पे, किताबों कापियों के नाम पे वसूली होगी। 2,500 रुपया के नाम से जो है वो ड्रेस के नाम पे वसूली होगी, फिर माहाना 5,000 रुपया वो देगा। अब ये बताइए, इतनी महंगी शिक्षा होने के बाद अब गरीब आदमी कैसे पढ़ा पाएगा? गरीब तो छोड़िए, जो मुतवस्सित दर्जे के लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, वो भी नहीं पढ़ा पाते हैं। तो ये शिक्षा जो है, ये शिक्षा माफिया लोग बैठ गए हैं और पैसा कमाने का एक माध्यम, एक जरिया हो गया है। इस पर गवर्नमेंट को लगाम लगाना चाहिए और गवर्नमेंट अगर नहीं लगाम लगाएगी तो आप समझ लीजिए कि हिंदुस्तान में एक सूबा केरला एक अलग स्टेट कहलाएगा, जिसको कहेंगे तालीम याफ्ता स्टेट, और हिंदुस्तान के अलावा जो 28 स्टेट हैं वो गैर तालीम याफ्ता अलग कहलाएंगे। पर सर कैसे लगाम लगाए गवर्नमेंट? अगर उत्तर प्रदेश का ही मैं उदाहरण आपको दूं तो अभी कुछ महीनों पहले की बात है, डिजिटल अटेंडेंस वाला जो एक्ट है वो लाने की कोशिश की गई, लेकिन टीचर्स द्वारा ही उसका विरोध किया गया, प्रोटेस्ट किया गया। उसके बाद कई सारी ऐसी खबरें भी सामने आई, कई सारे वीडियोस भी सामने आए। अभी 1 महीने पहले की बात है, उत्तर प्रदेश में एक टीचर कैंडी क्रश खेलते हुए पाया गया, फोन चलाते हुए पाया गया, हालांकि उसे सस्पेंड कर दिया गया। तो अगर जो शिक्षा दे रहे हैं अगर उन्हीं की ये स्थिति होगी तो फिर शिक्षा की स्थिति हम कैसे मान लें कि बेहतर हो पाए? देखिए, ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे हैं। वो प्रिंसिपल से बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, माध्यमिक शिक्षा अधिकारी हैं, इनसे इनकी सांठगांठ रहती है। रिश्वतखोरी का बाजार बहुत गर्म है, इसी वजह से ये पढ़ाई नहीं हो पाती है। गैर हाजिर रहते हैं फिर भी हाजिरी लगती है, और हाजिरी लग गई तो सुबह 8 बजे हाजिरी लगाई और 2 बजे रुखसती हाजिरी लगा दी। बीच में प्रिंसिपल से सांठगांठ है, वो बीच में अपना काम धंधा करने के लिए कहीं और चले गए। तो ये जो इस वजह समस्या का समाधान कैसे होगा? देखिए, समस्या का समाधान ये जो बायोमेट्रिक हाजिरी की बात थी, वो बात बिल्कुल वो उसको अमली जामा पहनाया जाना चाहिए, एक बात। और दूसरी बात ये है कि ये आधे दिन का जॉब है।
आधे दिन का जॉब है और सुबह 10 बजे जाते हैं टीचर्स और 2 बजे रुखसत हो जाते हैं। और इनकी तनख्वाहें आपको अंदाजा होगी, इनकी एक आदमी की तनख्वाह 1,30,000 रुपया तक है। अब 1,30,000 रुपया तक पाने वाला टीचर 5 घंटे से स्कूल में रहता है बस। बाकी उसके बाद में अपना धंधा, चाहे प्रॉपर्टी का काम है या दुकानदारी है, मकानदारी है, वो अपना अलग एक काम करता है। तो आप समझ लीजिए कि एक तो इस 1,30,000 की तनख्वाह में 3 लोग एडजस्ट हो सकते हैं जी। लोग पढ़ लिख करके और डिग्रियां थैला लेकर के रोड पे टहल रहे हैं, उनको मौका दे दीजिए। और इनकी जो तनख्वाहें हैं, इनकी तनख्वाहें 1,30,000 हैं, इसमें 3 लोगों को एडजस्ट करिए। एक जो पहले से है वो 2 लोग और एडजस्ट हो जाए। जब इनकी लिमिटेशन होगी और इनकी जब लिमिटेशन होगी और कोई वॉच करने वाला होगा, तो फिर ये लोग मेहनत से पढ़ाएंगे और मेहनत करेंगे, बच्चों की तालीम और तरबियत पर ये ध्यान देंगे। उससे पहले जब तक बेलगाम रहेंगे तब तक कोई भी जो है वो मेहनत करने वाले नहीं है। अंगूठा लगाएंगे, फिर चले जाएंगे, 2 बजे फिर अंगूठा लगाने के लिए आ जाएंगे और बच्चे वो अपना गिल्ली डंडा खेलते रहेंगे या ताश के पत्ते खेलते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, शिक्षा में कहीं ना कहीं सुधार होने की जरूरत है। और वो जो लापरवाही बढ़ती जा रही है, लापरवाही को कम करने की जरूरत है और कहीं ना कहीं सिस्टम को भी स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है। साफ देखा जा रहा है सिस्टम स्ट्रिक्ट नहीं है, इसीलिए शिक्षा का स्तर जो है वो बेहतर होते हुए नहीं नजर आ रहा है। बिजनेस ज्यादा बढ़ रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, प्राइवेट स्कूल लगातार बढ़ रहा है और सरकारी स्कूल की जो स्थिति है वो और ज्यादा खराब होती नजर आ रही है। लेकिन सर, आखिर सरकार तो अपनी तरफ से लगातार प्रयास कर रही है ना। 75 साल हो गए आजादी के, तब से लेकर अभी तक प्रयास ही किया जा रहा है। और कह सकते हैं कि हर कुछ सालों में लक्ष्य और आगे शिफ्ट हो जाता है। पहले 2020 का था, फिर 2030, अब 2047 की बात हो रही है। तो लक्ष्य तो लगातार आगे शिफ्ट होता नजर आ रहा है। शायद कहीं कहीं समय कम पड़ जा रहा है इस वजह से। लेकिन अगर मैं आम जनता की बात करूं तो एक आम जनता का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकता है इन लक्ष्यों को हासिल करने में? क्या भूमिका निभा सकती है आम जनता? देखिए, एक सरकारी कर्मचारी का बच्चा हमें सरकारी स्कूल में दिखा दीजिए जी, मैं बिल्कुल तस्लीम कर लूंगा। किसी भी ऑफिसर का बच्चा, किसी भी सरकारी कर्मचारी का बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता है। वो कहाँ पढ़ता है? इंग्लिश मीडियम के मॉडर्न स्कूल में। फिर वो कॉलर ऊंचा करके अपने समाज में, खानदान में कहता है कि मालूम है आपको मेरा बच्चा कहाँ पढ़ता है, मेरी बच्ची कहाँ पढ़ती है? तो पूछते कि कहाँ? फिर खुद ही बताता है, खुद ही जवाब देता है, मेरा बच्चा जानते हैं सेंट फ्रांसिस में पढ़ता है। मेरी बेटी कहाँ पढ़ती है जानते हैं आप? फिर खुद ही कहता है कि मेरी बेटी सेंट मारिया में पढ़ती है। जब ये सरकारी कर्मचारी वालों का हाल है तो आम लोगों का क्या कह सकते हैं? तो असल मुजरिम जो है, असल मुजरिम ये सरकारी कर्मचारी हैं। किसी भी डीएम का बच्चा सरकारी स्कूल में आपने पढ़ते हुए नहीं देखा होगा। किसी कप्तान के बच्चों को, किसी कमिश्नर के बच्चों को, किसी सेक्रेटरी आईएएस आईपीएस के बच्चों को, पीसीएस पीपीएस किसी बच्चे को आपने सरकारी स्कूल में, सरकारी कॉलेज में, सरकारी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए आपने नहीं देखा होगा। वहाँ कौन बच्चा पढ़ता है? गरीब बच्चा पढ़ता है। और ये जितनी भी हुकूमतें हैं, चाहे सपा की हो, बसपा की हो, भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, ये जितनी भी हुकूमतें हैं, ये सब लापरवाह हुकूमतें हैं। इनको आवाम से, बच्चों की नई नस्ल की तामीर और तरक्की से इनको कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ मतलब है अपने करप्शन से और अपने वोट बैंक से। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक है सर। क्योंकि समय की कमी है तो एक बहुत ही अहम और आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि 2030 के भारत का जो लक्ष्य है पूरे भारत देश का, हम सबका, और अगर सब समग्र होकर आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि भारत देश बहुत जल्दी इस लक्ष्य को हासिल कर भी ले। यानी कि हम सबकी भूमिका है इस देश में कुछ न कुछ। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि 2030 के भारत को लेकर आपका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन होगा? देखिए, 6 साल रह गए हैं 30 में, और मैंने अभी मानवता यानी इंसानियत के ताल्लुक से कि आपस में भाईचारा, प्यार, मोहब्बत और जो नफरत का माहौल है इसको ख़त्म किया जाए
और भाईचारा आपस में कायम हो। जिस तरीके से 1857 से लेकर के 1947 तक हिंदू और मुसलमानों ने मिल करके हमारे देश को आज़ाद कराया, शाने से शाना कंधे से कंधा मिला करके लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी, तो ऐसे ही लोग मिल करके एक साथ में रहें, एक साथ कारोबार, एक साथ में शिक्षा, एक साथ में स्वास्थ्य के काम अपने करते रहें। और हम तो बराबर मदरसा एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, और जो गरीबी रेखा से जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनके अंदर हम तालीम के लिए बेदारी मुहिम चला रहे हैं। चलो स्कूल अभियान हम चला रहे हैं, और उसमें बराबर जो गांव के महल्ले हैं, गरीब इलाके हैं, महल्ले हर रोज़ कहीं न कहीं हर हफ्ता हम लोग जाते हैं और वहाँ एक पंचायत लगाते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं, गांव के लोगों को इकट्ठा करते हैं, महल्ले के लोगों को इकट्ठा करते हैं, उनको समझाते हैं, उनको बताते हैं कि तालीम हासिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तालीम पर बहुत ज़्यादा जोर दिया, और कुरान शरीफ की जो सबसे पहली आयत नाजिल हुई वो है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। कुरान कह रहा है कि पढ़ो, और हुजूर पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तालीम दी, तो इसी पर हम ज़्यादा जोर देते हैं। और इसके अलावा मस्जिद के इमामों को हम बाज़ाब्ता तौर पर पॉइंट आउट करते रहते हैं कि आप जुमे के दिन तकरीर करें तो तालीम पर ज़्यादा जोर दें। हम भी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों को एड्रेस करते हैं, धार्मिक मजलिसें होती हैं, जलसे होते हैं, उसमें भी हम सबसे पहले जहां हम मजहब के ताल्लुक से तमाम बातें करते हैं वहां सबसे पहले हम तालीम पर बात करते हैं, तालीम पर जोर देते हैं। ये हमारा फोकस है कि अल्पसंख्यक ज़्यादा जो है गैर तालीम याफ्ता है, तो अगर ये हिंदुस्तान का एक बड़ा हिस्सा है और बड़ी कम्युनिटी है, अगर कोई भी कम्युनिटी अगर वो किसी मामले में कमज़ोर रहेगी तो हमारा देश कमज़ोर रहेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि मुसलमान तालीम के मैदान में आगे बढ़ें ताकि हमारा देश आगे बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर शिक्षा होगी देश में तो देश अपने आप आगे बढ़ेगा, और किसी एक कम्युनिटी के पीछे रह जाने से देश खुद कमजोर पड़ेगा। तो सभी कम्युनिटीज को मिलकर एक साथ आगे बढ़ने की जरूरत है, समग्र होकर आगे बढ़ने की जरूरत है, तभी जाकर समग्र विकास हो पाएगा भारत देश का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, तमाम जानकारी दी आपने। उम्मीद करते हैं कि आपसे फिर मुलाकात होगी 2030 तक, जब हम देखेंगे 2030 के लक्ष्य को साकार होते हुए। उम्मीद जताई जा रही है कि साकार होगा, तो आपसे फिर मुलाकात होगी, फिर बातचीत होगी और आपका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच।